गुड मॉर्निंग मनीष, राजेश्वरी, निरंजन, मोनू, अशोक, बी आर चौहान, नेहा, सुमित, अमित, राकेश, विक्रम, मनोज, अविनाश, सनी, हरदेव, संजीव, मितेश, आनंद, अनुराग, अभिलाष, कमल, ब्रिजमोहन, विशाल, सलमेश, सलमान, सिमरन। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विशाल, नीत, विक्रम, अनमोल, चंदन, जितेंद्र, मोनू, ललिता, विष्णु, कपिल, तान्या, नेहा, प्रीति, विकास, विशाल, नरेंद्र, प्रियंका, सोनिया, सलमे, सुजीत, अभिनव। वेरी गुड मॉर्निंग कनिष्क। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो फाइनली गॉड ऑफ रीजनिंग हरदेव, हाँ जी तो फाइनली आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स टॉपिक को खत्म कर देंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल डेफिनेटली। परमेश्वर, आईबीपीएस सिलेबस भी कंप्लीट होगा, क्यों नहीं होगा बेटा। देखो, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में अल्फाबेटिकल सीरीज हमने खत्म किया। फिर उसके बाद हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग को खत्म किया। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद हमने पढ़ा लेटर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, जो अल्फाबेट से रिलेटेड है। हरी, गुड मॉर्निंग हरी, हरदत्त। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूं और सिमरन, चलिए मैट्रिक्स के अगर हम लेटर सीरीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लें वो एनफ है। इफ वी डोंट चू क्वेश्चन ऑफ लेटर सीरीज फ्रॉम अदर सोर्सेस, नो, एसएस वो अनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो लेटर सीरीज के, मोर देन सफिशिएंट। आपके लिए सर रिव्यू देने की जरूरत ही नहीं है, आप हमारे दिल में सालों हैं सर, दिल में हैं, ग्रेट हैं सर, महाबली रीजनिंग के हाँ जी तो अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का, और ये भी जो छोटा सा टॉपिक है ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड ही है। बेसिकली दो मैट्रिक्स आती हैं, दो मैट्रिक्स, और इन दो मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इन टू मैट्रिक्स का यूज करके एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बनता है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स बनी होती है। अच्छा, इन मैट्रिक्स में लेटर्स को फिल किया जाता है, अब जो लेटर्स को हम फिल करते हैं इन मैट्रिक्स के अंदर, जरूरी नहीं कि वो जो लेटर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, लेटर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे पहली मैट्रिक्स है, इसके अंदर लेटर्स हैं FOM SR FOM। ये जरूरी नहीं है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैट्रिक्स के अंदर यही लेटर्स आपको मिलेंगे। पता चले आप घर से रट के चले गए, तो बेटा घर से रट के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये जो लेटर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये लेटर्स भरे हुए हैं, ठीक है। अरे भाई, बहुत सारी, ढेर सारी गुड मॉर्निंग हो गई सभी से, अब पढ़ लो। चलिए, अब आते हैं सेकेंड मैट्रिक्स पे। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये दो मैट्रिक्स होंगी इस तरीके से, और इन दोनों मैट्रिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर भी लेटर्स को फिल किया जाता है।
और इसके अंदर है ए टी डी आई पी आई पी ए टी डी टी डी आई पी ए पी ए टी डी आई डी आई पी ए टी। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकेंड, और इन दोनों मैट्रिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है हमें, हम हर इंडिविजुअल लेटर को ठीक है, हम हर इंडिविजुअल लेटर को नंबर से कोड कर सकते हैं। हम हर इंडिविजुअल लेटर को नंबर से कोड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो m है ना, m, इसको हम कैसे कोड करेंगे सर? इसको कोड करने के लिए पहले हम इसके सामने रो, बेटा ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का बैच है। रीजनिंग स्पेशल का मतलब समझते हो? बैंकिंग प्लस एसएससी, सब कुछ सारा सिलेबस इसी बैच के अंदर कवर होगा। ऐसा नहीं कि बैंकिंग का अलग से आपको पढ़ने की जरूरत है। जितने भी चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं वो अप टू बैंकिंग लेवल तक ही कराए जाएंगे, एसबीआई पीओ लेवल तक ही कराए जाएंगे। मिक्स कोडिंग के क्वेश्चंस किए थे हमने, बैंकिंग लेवल के पढ़े थे नहीं। तो जो चैप्टर्स बैंकिंग में आएंगे वो अप टू एसबीआई पीओ लेवल तक ही होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यही बैच है जिसमें आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर लोगे, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। ठीक है हाँ जी, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की हेल्प से हम करते क्या हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल लेटर को नंबर में कोड कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी इंडिविजुअल लेटर्स को नंबर में कोड कर सकते हैं। जैसे ये जो m है ना, m, इसको हम नंबर में कैसे कोड करेंगे? देखो, सबसे पहले हम उसके सामने रो का नंबर पढ़ते हैं, देन कॉलम का। तो इस m को हम लिखेंगे 02, m को क्या लिखेंगे? 02। लेकिन m तो यहां भी है, और इसका नंबर कितना बनेगा सर? इसका नंबर बनेगा 14। अच्छा, m तो यहां भी है, इसका नंबर कितना बनेगा? 21। तो ये मैट्रिक्स की ट्रिक होती है कोडिंग की कि लेटर्स को हमें किस तरीके से कोड करना है। 3 और इस m का नंबर कितना बनेगा? 40। तो हम किसी भी लेटर को नंबर में कोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो अगर नंबर है 67, तो 67 किस लेटर को रिप्रेजेंट करेगा सर? 67, 6 यहां पर है, 7 यहां पर है, तो 67 रिप्रेजेंट करेगा ए को। सर 99 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 99 रिप्रेजेंट करेगा टी को। सर 49 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 4 यहां पर, 9 यहां पर। 49 किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 00 से लेकर 44 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो 55 से लेकर 99 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। 45 से लेकर 54 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे, कि m को किस तरीके से कोड किया गया। तो आपको पहले से पता है कि हमें हमेशा ऐसे ही कोड करना है, लेकिन जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप अपनी मैट्रिक्स को क्रॉस चेक जरूर करोगे। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनवर्स मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है S का जो कोड है वो है 43, S का कोड 43 दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ना पहले से दिया होगा आपके पेपर में। अब आप चेक करोगे 43 किसके लिए है, तो हमेशा मैट्रिक्स का रूल ये कहता है कि पहले रो देन कॉलम। तो 43, तो हमारे अकॉर्डिंग जो 43 बनेगा वो F बनेगा, लेकिन इन्होंने बना हुआ है S। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इनवर्स मैट्रिक्स हो सकती है, यानी कि पहले कॉलम देन रो। तो 43, तो देखो 43 किसका है? S का। तो ये इनवर्स मैट्रिक्स है। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया,
ये क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन फिर भी जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाओगे तो जो लेटर का सामने नंबर लिखा होगा आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करोगे कि आपकी मैट्रिक्स नॉर्मल ही है या इनवर्स है। इसको चेक जरूर करोगे आप, ठीक है। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं, कुछ ही सेकंड में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कुछ ही सेकंड्स में। तो देखो पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है वर्ड, और उस वर्ड को हमें नंबर्स में कोड करना होता है। जैसे इस मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, एक वर्ड है फार्म, इस फार्म वर्ड की कोडिंग क्या होगी, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे और आपको बताना है फार्म की कोडिंग क्या होगी। 0 0 55 33 66 12 67 31 40 12 67 40 31 67 12 40 54, ये 4 ऑप्शन है और हमें बताना है बेटा जो सिलेबस है ना आपका, मैंने आपको बताया था अराउंड 70 क्लासेस आपकी होंगी रीजनिंग की, ठीक है। जब आप मोर देन 60+ क्लास पे पहुंच जाओ ना तो समझ लेना आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, सभी का आंसर एकदम परफेक्ट है, सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। सर जो आपने अब तक पढ़ाया है उससे एसएससी एमटीएस में 4 क्वेश्चन आए थे,
बेटा अभी तो मैंने आपके बैच में बहुत कम पढ़ाया है, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है। जो मुझसे पढ़ चुके हैं, हाँ बिल्कुल ललिता, टेंशन मत लो, जो मुझसे बैच कंप्लीट कर चुके हैं वो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करके आए हैं एमटीएस में, 25 में से 25, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंड्स में कैसे बनाएं। आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बेहतर तरीके से कर लिया, मुझे पता है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब जब भी आप ऑप्शन चेक करो तो हमेशा याद रखना, ऑप्शन को आगे से चेक मत करो, आप ऑप्शन को पीछे से चेक करो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पीछे से चेक करोगे तो एलिमिनेशन की चांस ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा कोई रूल है, कोई रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच है। एलिमिनेशन के चांस ज्यादा होते हैं जब हम ऑप्शन को पीछे से चेक करते हैं। तो अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो 66 किसके लिए होगा? एम के लिए होगा। क्या 66 एम के लिए है? सर 66 पी के लिए है, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट। क्या 40 एम के लिए है? सर 40 एम के लिए है, तो मे बी ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्या 31 एम के लिए है? सर 31 एफ के लिए है, इसीलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। क्या 54 एम के लिए है? सर 54 तो सर होता ही नहीं है, 54 तो बन ही नहीं सकता, ऐसा तो कोई लेटर ही नहीं है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और जो ऑप्शन बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। जो ऑप्शन बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है हमें ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले एफ के सारे नंबर लिखो फिर ए के सारे नंबर लिखो, ऐसा नहीं करेंगे, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब चाहे ये जो हमारा क्वेश्चन है, चाहे ये गलती क्यों ना हो, चाहे इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक ही क्यों ना हो, हालांकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 31 की जगह 30 होगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है ऑप्शन बी में, 31 की जगह 30 होगा। अब चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक ही क्यों ना हो, लेकिन हम ऑप्शन बी को ही करेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक। हाँ जी, ये हाँ जी, कोई बात नहीं, वो छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। SOAP, इसको कोड करना है हमें 0301 55 58 0301 54 53 34 20 55 97 34 20 97 55। बिल्कुल इनका सीक्वेंस भी मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे जो पहले पोजीशन पर है उसका कोड, जो पहली पोजीशन पर है उसका कोड पहली पोजीशन पर होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है, अगर ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका मतलब S03 के लिए है, O01 के लिए है, A55 के लिए है, P58 के लिए है। तो इनका जो ऑर्डर है वो भी मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा? अब अगर ऑप्शन ए सही है तो 58 पी के लिए होना चाहिए,
क्या 58P के लिए है? सर 58I के लिए है, इसीलिए ऑप्शन ए एलिमिनेट। क्या 53P के लिए है? सर 53 तो कोई नंबर ही नहीं है, एलिमिनेट। क्या 97P के लिए है? सर 97, यस, ये P के लिए है। क्या 55P के लिए है? सर 55A के लिए है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट, तो बिना प्रिंटिंग मिस्टेक चेक किए, अब चाहे ऑप्शन सी गलती क्यों ना हो, बट यही हमें आंसर टिक करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे इसमें मिस्टेक ही क्यों ना हो। तो प्रिंटिंग मिस्टेक आपको एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और 2 नंबर आपके सॉलिड हो जाते हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके सॉलिड हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अब आप इन फ्यूचर कभी नहीं फंसोगे। अच्छा, एक बात याद रखना बेटा, एग्जाम में हो सकता है कि आप ऑप्शन को पीछे से एलिमिनेट करो, लेकिन वो पीछे से एलिमिनेट ना हो पाए और वो आगे से ही जल्दी एलिमिनेट हो जाए, तो उस टाइम मुझे गाली मत देना। देखो, वो आपकी किस्मत होगी कि वो ऑप्शन आगे से जल्दी एलिमिनेट हुआ। मैंने तो सिर्फ आपको एक अप्रोच बताई है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीछे से ही जल्दी एलिमिनेट होते हैं बजाय आगे के। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो कि अल्फाबेट पर बेस्ड था। तो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज और मैट्रिक्स, ये 4 टॉपिक कर लिए। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। चलिए, अब हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स ही हैं, जिसमें आता है डिक्शनरी आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, ठीक है, डिक्शनरी और वर्ड फॉर्मेशन, ये भी टॉपिक्स हैं जो कि अल्फाबेट से ही रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन दिए गए 5 वर्ड को अरेंज करो। और ये क्वेश्चन है, हाँ, पेयर फॉर्मेशन भी तो हो गया, 5 टॉपिक हो गए, पेयर फॉर्मेशन भी हो गया, सही कह रहे हो आप लोग, बहुत सारे टॉपिक हम करते जा रहे हैं, पेयर फॉर्मेशन भी हो चुका है। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर के बेसिस पर इन सारे वर्ड्स को हमें अरेंज करना है। तो ये एक क्वेश्चन आता है डिक्शनरी का, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं अल्फाबेटिकल, है ना, ऑर्डर के बेस पे एक क्वेश्चन बनता है जी। अब इन क्वेश्चंस को एग्जाम में हमें कुछ ही सेकंड्स में कैसे करना है, मतलब कुछ ही सेकंड्स में कैसे करना है, क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। अच्छा, डिक्शनरी देखना आप सबको आता है, डिक्शनरी देखना आप सबको आता है। स्टारलेट, पहला वर्ड है स्टारलेट, दूसरा वर्ड है स्टार गेज, तीसरा वर्ड है स्टार स्ट्रक, चौथा वर्ड है स्टारची और 5वां वर्ड है स्टार डस्ट। अब देखो, डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे रीअरेंजमेंट कैसे होती है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। कैसे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर और डिक्शनरी ऑर्डर पे हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। आप सभी को डिक्शनरी देखना बहुत अच्छे से आता है कि सबसे पहले फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट लेटर जिसमें सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग और डिक्शनरी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर पहले 4 लेटर तो सब में सेम है, तो हमें इस स्टार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले 4 लेटर तो सारे वर्ड में सेम है। तो पहले 4 लेटर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट में प्रेफरेंस नहीं छांटा जा सकता। तो हम 5वां लेटर देखेंगे। अब इसमें 5वां लेटर एल है, ये जी है, ये एस है, ये सी है और ये डी है। तो ये जो 5वां लेटर है इसमें सबसे छोटा लेटर कौन सा है? सर सबसे छोटा लेटर है सी, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा एल और उसके बाद आएगा एस। तो जब हम डिक्शनरी में इन वर्ड्स को देखेंगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा चौथा वर्ड, फिर 5वां, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। क्योंकि पहले 4 लेटर तो सब में सेम थे, तो पहले 4 लेटर के बेसिस पे हम अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो हम 5वां लेटर देखेंगे कि 5वां लेटर किसमें सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा सी था, तो ये सबसे पहले, फिर डी था, फिर जी था, फिर एल था, फिर एस था।
और ये जो ऑप्शन है 45213 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, गुड जॉब। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अरेंज करो डिक्शनरी ऑर्डर के बेसिस पर फटाफट से। इन वर्ड्स को कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? वेरी गुड राजेश्वरी, आरती, प्रशांत, गुड जॉब सनी, गिरिराज, प्रीतम, विशाल, अनुराग, हितेश, धर्मेंद्र, दीपक, गुचाउली, प्रिय रंजन, अमित, गिरिराज, अभिलाष, कपिल, नितेश, अविनाश, गुड जॉब, पूनम, मनीष, हरीश, अभिषेक, आनंद, प्रीतम, अमित, विशाल, अभिषेक, वेरी गुड जॉब। तो सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं, एक आधे स्टूडेंट को छोड़कर। कुछ स्टूडेंट को छोड़कर सबके आंसर एकदम परफेक्ट हैं। देखो यहां पर 5 वर्ड हैं। पहला वर्ड है BOWDLERIZED, दूसरा है BOWSPRIT, तीसरा है BOULDER, चौथा है BOWFRONT, पांचवा है BOWSTRING। अब इन वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर के बेसिस पे हमें रीअरेंज करना है। देखो हमें पता है, क्या पता है हमें? सर सब कुछ पता है हमें। पहले लेटर के बेसिस पे अरेंजमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि पहला लेटर सब में सेम है। दूसरे लेटर के बेसिस पे भी आप छांट नहीं सकते क्योंकि दूसरा लेटर भी सब में सेम है, दूसरा लेटर भी सेम है। अब तीसरे लेटर अलग अलग हैं, ये W है, ये W है, ये W है, ये W है, बट ये U है। तो पहले W आता है या पहले U? सर पहले U आता है, तो ये सबसे पहले आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चारों ही ऑप्शन में पहले 3 हैं, चारों ही ऑप्शन में पहले 3 हैं, तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। अच्छा अब W वाले में ये W हटा दो। अब चौथा लेटर देखो, चौथा लेटर किसमें सबसे छोटा है? S, F, S या D? सर D छोटा है, फिर F छोटा है, तो पहले D आएगा फिर F आएगा, तो पहले 1 फिर 4, फिर 1 फिर 4। कितने ऑप्शन एलिमिनेट हुए? सर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3, 1, 4। अब ये देखो 2 और 5 में सबसे पहले क्या आएगा? S और S हट गया। अब जो नेक्स्ट लेटर है किसमें सबसे छोटा है? P छोटा है या T छोटा है? सर P छोटा है, तो पहले 2 देन 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 5, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मोना सर गुड मॉर्निंग, मैं आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाती हूँ, बाद में वीडियो देखती हूँ, बट स्पेशली आज टाइम मिला तो आज मैं लाइव हूँ। आप बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हो। अरे बहुत 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 धन्यवाद आपको तहे दिल से। चलिए ये भी क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स ही है। ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं
ताकि आप लोगों की स्पीड इंक्रीज हो, स्पीड बढ़ जाए। भाई डिक्शनरी तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बट स्पीड इंक्रीज हो जाए इसलिए इन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। एक्सपेंस, एक्सपेंस, दूसरा है एक्सप्लोर, तीसरा है एक्सप्लॉइट, चौथा है एक्सप्लोड, पांचवा है। अब सबसे पहले जब हम डिक्शनरी में देखेंगे, अरे हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, भाई क्या बात है। 3 क्वेश्चन किए, तीनों का आंसर ऑप्शन सी, सबका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए, तो भाई अब जब इन वर्ड्स को हम चेक करेंगे तो पहले लेटर के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर सकते, दूसरे लेटर के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर सकते, तीसरे लेटर के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों ही लेटर सेम है। अब आ जाओ चौथे लेटर पे, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये ई और ये ई, तो जाहिर सी बात है एल एल से पहले ई वाले आएंगे। तो अब इन दोनों ई में पहले कौन आएगा? सर पहले डी आएगा या पहले एन? सर पहले डी आता है फिर एन आता है, तो पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा। क्या हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाए? अफसोस की बात, ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब देखो इस एल 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 कट गया, ओ ओ ओ कट गया, अब पहले डी आएगा, आई या आर? सर पहले डी फिर आई फिर आर, तो 4 3 2 5 1 4 3 2, अगेन ऑप्शन सी, अगेन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके चंदन जी, तो बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ो। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्याकित किए गए हैं। लेटर्स ऑफ अ वर्ड हैव बीन जम्बल्ड अप एंड नंबर्ड एज गिवन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर एज इंडिकेटेड बाय द नंबर्स टू फॉर्म द वर्ड। देखो यहां पर कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल वर्ड है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, उसके लेटर्स को जंबल कर दिया गया, मतलब उसके लेटर्स की हेरा फेरी कर दी गई है, उसके लेटर्स की हेरा फेरी कर दी गई है। तो आपको एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, इन ऊपर वाले लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और उस मीनिंगफुल वर्ड के जो नंबर्स आएंगे वो नंबर आपको ऑप्शन में से छांटने हैं। कौन से? अब देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप देखते ही मीनिंगफुल वर्ड समझ जाओ कि सर ये मीनिंगफुल वर्ड है क्या, मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा। पहला तो मेथड ये है कि आप इन लेटर्स को देखते ही मीनिंगफुल वर्ड समझ जाओ। अच्छा, एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अच्छा, दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप मीनिंगफुल वर्ड नहीं समझ पा रहे तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, तब आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। मैं बताता हूं ऑप्शन की हेल्प आपको कैसे लेनी है। ऑप्शन की हेल्प इस तरीके से लेनी है, आप एक काम करो, चारों ऑप्शन में जो नंबर्स दे रखे हैं ना, हर नंबर का लेटर लिख दो, हर नंबर का लेटर लिख दो, खुद ही एक वर्ड बन जाएगा। जैसे पहला नंबर क्या है? ओ, चौथा क्या है? पी, छठा क्या है? आई, पांचवा क्या है? एन, दूसरा क्या है? आर, तीसरा एस। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बना? सर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। चौथा क्या है? पी, दूसरा क्या है? आर, छठा क्या है? आई, तीसरा क्या है? एस, पहला ओ, पांचवा एन। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बना? यस सर, प्रिजन मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो एक तो ट्रिक ये है कि आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन की हेल्प लो, जो भी नंबर्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लेटर्स नीचे लिखो और चेक करो क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बना कि नहीं बना। बना तो ऑप्शन करेक्ट है, नहीं बना तो फिर दूसरे ऑप्शन पर आओ। और
सेकेंड अप्रोच ये है कि आप डायरेक्ट लेटर को देखते ही पहचानो कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो ये दो ट्रिक हैं, इन दोनों में से कोई भी ट्रिक आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट अगर आपको समझ आता है तो सबसे ही बेहतर है, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते हो तो फिर आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड है, जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड है। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके पेपर में आता है, हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज कराएंगे, हर चीज। ये मत सोचना कि पैसे कम दिए तो सर सिलेबस कम कराएंगे, जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है सिलेबस। एक और ये भी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। काफी सारे लेटर्स हमारे सामने हैं और अच्छी बात यह है कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, तो आपके कम से कम 8 से 10 नंबर सॉलिड हो जाएंगे, सॉलिड। और फिर उन नंबर्स को कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था जो 8 से 10 नंबर को बनाता है। अब ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने है और इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ऊपर बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो 3 टाइप से क्वेश्चन आता है, 3 टाइप से। या तो हमसे पूछेगा कि ऊपर वाले लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, पहला टाइप। या हमसे पूछेगा कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, दूसरा टाइप। या फिर हमसे कुछ नहीं पूछेगा, ऊपर लेटर दिए होंगे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे। तो जब हमसे कुछ ना पूछे तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम वहां पर चारों ऑप्शन को चेक करेंगे और उन चारों में से जो एक अलग होगा, या तो वो बनने वाला होगा या फिर वो ना बनने वाला होगा। तो जो भी एक अलग होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, तो देखो बेटा, नेशन हम बना सकते हैं, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। 2 एन होने चाहिए बेटा। नेशन बनाने के लिए 2 एन होने चाहिए। क्या 2 एन है हमारे पास? बिल्कुल है सर। रेडिएशन बना सकते हैं सर, रेडिएशन भी बना सकते हैं। रेडियो बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। स्टैंडिंग बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास जी नहीं है। क्या नहीं है? जी नहीं है। तो जी नहीं है तो स्टैंडिंग हम नहीं बना सकते। बेटा बी, रेडिएशन बना सकते हैं। बी आंसर कैसे हो सकता है? रेडिएशन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अच्छा, फिर से ये वही क्वेश्चन है कि इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। इन लेटर्स का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म नहीं होगा, कल क्या पढ़ाएंगे, परसों क्या पढ़ाएंगे, फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये सब सोचोगे तो कभी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, कभी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जो प्रेजेंट में पढ़ाया जा रहा है ना उसको फोकस किया करो, टारगेट। मैंने बताया 70 क्लासेस में सब कुछ खत्म हो जाएगा, 70 क्लास का पेशेंस रखो। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सब माइंड से निकाल दो। पूरी रीजनिंग कराई जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक ही आपको पढ़ना है, पूरी रीजनिंग पढ़नी है। तो बस 2 महीने वेट कर लो, 2 महीने में रीजनिंग की मास्टर बन जाओगे। मास्टर 10 बुक में भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना इस क्लास में आपको ज्ञान मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए पेशेंस रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। चलिए, वेरी गुड कपिल, गुड जॉब। कपिल ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है। और विशाल, राहुल, वेरी गुड जॉब। गुड गुड। प्रीतम, गुड जॉब बेटा। साहिल, गुड। 2 तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, या तो डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड पता लगा लो, नहीं तो फिर ऑप्शन की हेल्प ले लो। ऑप्शन की हेल्प ले लो। सी आई ओ सी डी एल वाई पी ई एन ई ए, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 9 12 11 1 6 7 8 10 3 5 2 4। 9 क्या है सर? 9 है ई। 12 क्या है? ए। 11 क्या है? ई। 1 क्या है? सी। 6 क्या है? एल। 7 क्या है? वाई। 8 क्या है? 8 क्या है? पी। क्या कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दिया? सर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये उन स्टूडेंट के लिए अप्रोच है जिनको लेटर से मीनिंगफुल वर्ड समझ नहीं आ रहा। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन देखते ही पता लगा लिया कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, बट कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा, उनको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के चलते बनो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। देखो यहां पर 11 का मतलब ई, 10 का मतलब एन, 1 का मतलब सी, 7 का मतलब वाई, 4 का मतलब सी, 6 का मतलब एल, 3 का मतलब ओ, 8 का मतलब पी। वैसे अब तक आप समझ गए होंगे कि मीनिंगफुल वर्ड क्या बनने वाला है। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनसाइक्लोपीडिया मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। एनसाइक्लोपीडिया, यहां से जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वो है कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? ऊपर वाले लेटर का यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? कौन सा वर्ड है जो ऊपर वाले लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा वर्ड है? स्टाइल नहीं बना सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास वाई नहीं है। वाई सर, हम स्टाइल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते स्टाइल? क्योंकि हमारे पास वाई नहीं है। क्या नहीं है? वाई नहीं है, इसलिए हम स्टाइल नहीं बना सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब डिक्शनरी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन आपके सामने है। प्लास्टरिंग पहला, दूसरा है पेंटिंग, तीसरा है पॉइंटिंग। आजकल देखो इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो एकदम इमेज साफ नहीं हो पाती होगी, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से पासबुक। चलिए अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज करना है, शब्दकोश के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो कैसे रीअरेंज करें? देखो पी के बेसिस पे अरेंजमेंट नहीं हो सकती। अच्छा, ए सबसे छोटा है, लेकिन इसमें पहले आई आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो पहले 2 फिर 5, पहले 2 फिर 5, पहले 2 फिर 5। ठीक है, पहले 2 आएगा फिर 5 आएगा। अच्छा अब क्या आएगा? अब आई आएगा, ओ आएगा या एल? तो पहले सर आई, फिर एल, फिर ओ। तो 4 1 3, 4 1 3, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिक्शनरी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिक्शनरी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। मतलब नंबरिंग पे फोकस मत रखो क्योंकि नंबर्स तो अलग अलग आ रहे हैं। नंबर्स अलग अलग हैं इसलिए नंबर्स पे टारगेट मत बनाओ। हाँ जी, गुड जॉब। तो देखो PART 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 तो सब में सेम है। अब क्वेश्चन को बिना लिखे सॉल्व करेंगे। उसके बाद पांचवा लेटर I तो पहले 5 आएगा देन 4 आएगा। ठीक है, तो 5 4 को तो ऑप्शन में से हटा दो। 5 4 को तो ऑप्शन में से हटा दो। देखो एक और मैं आपको तरीका बताता हूं। 5 4 को ऑप्शन में से हटा दिया क्योंकि चारों ऑप्शन में 5 4 सबसे पहले है। अब हमें कंपैरिजन करना है पहले दूसरे तीसरे में। तो PART 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 I भी सेम है। तो पहले A आएगा फिर B फिर C। तो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ऑप्शन C आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब बिना ऑप्शन की हेल्प के इस क्वेश्चन को डील करो। इन लेटर्स का यूज करते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। इन लेटर्स का यूज करते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। हाँ जी, क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? STABLISH, एस्टैब्लिश। और एस्टैब्लिश किस ऑप्शन से निकल आएगा? ऑप्शन सी से निकल आएगा। ऑप्शन सी 652 ठीक है 3 7 यस, एस्टैब्लिश वर्ड बनेगा। बिल्कुल अभिषेक, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड वर्क। चलिए फिर से इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी के ऑर्डर पे इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। डिक्शनरी के बेसिस पे इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। डिक्शनरी के बेसिस पे इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। डिक्शनरी के बेसिस पे इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है। वॉइस वी देखो 3 तो सबसे पहले है तो 3 को तो हटा ही दो। 3 को तो हटा ही दो। 4 और 5 में कंपैरिजन करो। 4 पहले आएगा या 5 पहले आएगा? तो पहले आएगा 4 फिर आएगा 5। तो 4 5 ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आ गया 4 5 और फिर हाँ जी यस ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये बताओ जब इन वर्डमाला को डिक्शनरी के बेसिस पे हम अरेंज करेंगे तो अंत से तीसरा वर्ड कौन सा होगा? थर्ड लास्ट वर्ड। अंत से तीसरा वर्ड कौन सा होगा? अंत से तीसरा। अंत से तीसरा मतलब अंत से तीसरा मतलब आगे से चौथा। क्योंकि देखो 6 वर्ड है। 6 वर्ड में जो अंत से तीसरा है वो आगे से चौथा है। वो आगे से हाँ बेटा हरदत्त, दोनों एस्टैब्लिश होते हैं। दोनों एस्टैब्लिश होते हैं। दोनों एस्टैब्लिश होते हैं बेटा। हरदत्त साहब
हाँ सही कह रहे हो यार। एस्टैब्लिश में तो पहले ई आता है, ई। एस्टैब्लिश में पहले ई आता है। चलो हो सकता है उसमें कुछ ई वाला कंसेप्ट जो भी है मिस्टेक हो गई हो। सही कहा हरदत्त जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एस्टैब्लिश में पहले ई आता है। लेकिन एस्टैब्लिश भी उसको कहीं कहीं लिख देते हैं। एस्टैब्लिश भी ना उसको लिख देते हैं हरदत्त, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेबल से बना एस्टैब्लिश और उसमें ई भी ऐड कर देते हैं और उसको एस भी लिख देते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जी, वेरी गुड। चलिए ये भी क्वेश्चन सबका सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पर आओ। ये भी डिक्शनरी के हिसाब से, ये भी क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लोगे। ये भी डिक्शनरी का, ये भी क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लोगे। ये भी डिक्शनरी के हिसाब से ये भी कर लोगे सॉल्व। ये भी डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये भी डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये भी डिक्शनरी। अच्छा यहां से तो हमने सॉल्यूशन शुरू किया था। चलिए तो ये क्वेश्चंस थे बेटा, ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस थे जो कि थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से रिलेटेड। हाँ जी, establish is archaic form of establish। हाँ आज तो राजधानी की स्पीड से भाग रहे हो सर कनिष्क, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आज हमने क्वेश्चंस किए हैं। धर्मेंद्र क्या रिप्लाई करें तुम्हारा, क्या पूछना चाह रहे हो धर्मेंद्र तुम? अरे इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की जरूरत भी नहीं है। धर्मेंद्र कह रहे हैं डिक्शनरी वाला समझ नहीं आया। अरे यार तुमने तो हद्दी कर दी धर्मेंद्र, तुम्हें डिक्शनरी वाला मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम कह रहे हो कि हनुमान जी किसके भक्त थे। डिक्शनरी वाला बेटा इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। और आपने कभी डिक्शनरी नहीं देखी अपनी लाइफ में? डिक्शनरी कैसे देखते हैं? जो डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होते हैं। जो सबसे छोटा लेटर होता है, जैसे एप्पल, पहले ए वाले आते हैं डिक्शनरी में। जैसे मतलब दो वर्ड हैं, एप्पल और आंट। अब इन दोनों में डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, एप्पल या आंट? तो बेटा ए तो ए से ए का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसके बाद जो दूसरा लेटर सब में छोटा है, तो पहले एन आता है या पहले पी? डिक्शनरी मतलब अल्फाबेट्स में सर पहले एन, तो पहले डिक्शनरी में आंट आएगा फिर एप्पल आएगा। अब जैसे तीन वर्ड हैं, ठीक है, पेट, पेट्स, डबल एस। तो पहले पेट पेट पेट। अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर एस है, यहां पर दो एस है। तो पहले कुछ नहीं वाला आएगा, फिर एक सिंगल एस वाला आएगा, फिर डबल एस वाला आएगा। तो डिक्शनरी यार, डिक्शनरी की बात मत करो तुम। चलिए भाई, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, सभी समझ में आ गए बहुत अच्छे से।
चलिए सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा वो जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन बता देते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया और उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाना है ना। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 3rd नंबर पे कौन सा आता है, ये क्वेश्चन था। बस यही क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया और इसी क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो। हाँ, MSD ऑफ रीजनिंग सर, गॉड ऑफ रीजनिंग। Which word will appear third from last when given or word arranged in order of dictionary? डिक्शनरी के बेसिस पे इन वर्ड्स को अरेंज करो बेटा। डाइस, डिवाइस, डेराइव, ड्रॉन। ए हो, गड़बड़ हो गए। वर्ड है ड्रॉन, डाइस, डिवाइस, डॉक्टर, डिसाइड, डेराइव। हमें बताना है अंत से तीसरा कौन सा है। अंत से तीसरा होता है बेटा आगे से चौथा। जब टोटल 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, अंत से तीसरा मतलब आगे से चौथा। 1 2 3 4। देखो मैंने आपको बताया था जब भी पोजीशन इंटरचेंज करनी हो तो जितने टोटल होते हैं उससे एक ज्यादा में से घटा देते हैं। याद है ना, 26 की जगह 27 लेटर में से घटाते थे। जब 13 लेटर होते तो 14 में से घटाते थे। यहां पर अगर 6 वर्ड हैं, 6 तो 6 वर्ड हैं, तो जो अंत से तीसरा है वही वर्ड आगे से चौथा है। तो या तो हम आगे से चौथा पता कर ले या अंत से तीसरा, बात एक ही है। तो हम आगे से चौथा देखेंगे। देखो डी तो सब में सेम है, डी के बेसिस पे तो अरेंजमेंट होगी नहीं। अब देखो बेटा ये ई है, पहले क्या आएगा? पहले आर आएगा, पहले आई या ई या ओ या ई या ई। तो सर पहले आएगा ई, और ई वाले कितने हैं? ये 3 है। तो इन तीन में से कोई एक आएगा। इन 3, ये जो 3 है ना, ये तीन पहली 3 पोजीशन पर होंगे। अब हमें नहीं पता इन तीनों में से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो चौथा चाहिए ना। तो चौथा क्या आएगा? ई को हटा दो, अब बचा आई आर ओ। तो चौथा क्या होगा? चौथा होगा आई। तो डाइस वर्ड होगा जो चौथे स्थान पर आएगा आगे से और पीछे से तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुके हैं। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको बता दूं। सबसे हमने पहले पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा कोडिंग एंड डिकोडिंग अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर था। फिर हमने पढ़ा लेटर सीरीज, फिर हमने पढ़ा मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा डिक्शनरी, फिर हमने पढ़ा डिक्शनरी के बाद हमने क्या पढ़ा? डिक्शनरी के बाद हमने पढ़ा वर्ड फॉर्मेशन। अब ये मत कहना सर वर्ड फॉर्मेशन कब पढ़ लिया, बेटा वर्ड फॉर्मेशन में 2 पढ़े ना, कि इनमें से कौन सा वर्ड पढ़ाया जा सकता है, इनमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, या कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वो था वर्ड फॉर्मेशन। या फिर वर्ड फॉर्मेशन हम उसको भी बोल सकते हैं कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स में। ठीक है, और कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं इस अकेले चैप्टर से। एक क्वेश्चन आता है यहां से, है ना, एक क्वेश्चन आता है यहां से, एक क्वेश्चन आता है यहां से, एक क्वेश्चन आता है यहां से, एक क्वेश्चन आता है यहां से।
ठीक है, तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 1 2 3 4 5 और 5 10 क्वेश्चन कर लिए। और ये जो है ना, इससे कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं बैंक में, और बैंक में 5 क्वेश्चन ये भी आते हैं। ठीक है, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिए। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग सबसे बड़ा टॉपिक था, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था इन सब में। कोडिंग डिकोडिंग में ही एनालॉजी और ऑड वन आउट का कंसेप्ट हो गया। बेटा एनालॉजी और ऑड वन आउट जो उसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही कंसेप्ट हो गया। अब फाइनली एक और टॉपिक है छोटा सा, जम्बलिंग। इसको भी खत्म कर देते हैं, जम्बलिंग। ठीक है, जम्बलिंग को भी खत्म कर देते हैं। जम्बलिंग में भी कुछ नहीं होता, वो वर्ड अरेंजमेंट ही है, वर्ड फॉर्मेशन टाइप, वर्ड अरेंजमेंट टाइप है। देखो जम्बलिंग में क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, एल्वो, कोहनी, एल्वो, कोहनी, एल्वो का मतलब कोहनी, शोल्डर, शोल्डर यानी कि कंधा, कंधा। ठीक है, पाम, हथेली, पाम हथेली, फिंगर्स, फिंगर्स यानी कि उंगलियां, नेल्स यानी कि नाखून, रिस्ट यानी कि कलाई। ये 6 वर्ड है। इन 6 वर्ड को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। अरेंज दीज वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। अब लॉजिकल ऑर्डर में इन वर्ड्स को अरेंज करता है, इसको भी जम्बलिंग। जैसे वर्ड फॉर्मेशन हमने किया था कि लेटर्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज किया, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से जम्बलिंग में क्या होगा, कुछ वर्ड्स होंगे, इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करनी है। लॉजिकल ऑर्डर, एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है। इसी को जंबल, जंबल का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड के लेटर्स को उल्टा सीधा कर दो, या फिर मीनिंगफुल सीक्वेंस को उल्टा सीधा कर दो। अब देखो इसको लॉजिकल ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करेंगे। वेरी गुड अनीता, गुड जॉब। अतीश, एम, गुड जॉब। अब इनको लॉजिकल ऑर्डर में कैसे हम रीअरेंज करेंगे। और देखो यकीन मानो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना चैप्टर्स, अगर ऑफलाइन कोचिंग में अगर कोई पढ़ा दे तो मैं आपका एडमिशन फ्री में दे दूंगा, फ्री में। या फिर ऑनलाइन कोचिंग में भी अगर आपको ये चैप्टर्स कोई पढ़ा दे तो मैं आपका एडमिशन फ्री में कर दूंगा। पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इन सारे टॉपिक्स को कराता होगा। ठीक है, कराते होंगे तो बस ऐसे ही ओरली करा देते हैं, मतलब ऐसे ही ओरली समझा देते हैं कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे कर लो, इसमें ऐसे ऐसे कर लो, खत्म। या फिर होते हैं तो सिर्फ 2 दिन में खत्म हो जाती है पूरी कहानी। लेकिन आपको पता है मैंने कब शुरू किया था, कितनी क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, कम से कम 8-9 क्लासेस पढ़ चुके हैं हम इसके बेसिस पर। देखो सबसे पहले लॉजिकल ऑर्डर 2 तरीके से बनेंगे, 2 तरीके से लॉजिकल ऑर्डर बनेंगे, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। एग्जाम में कोई भी ऑप्शन गिवन हो सकता है। तो सबसे पहले कंधा आता है, शोल्डर, शोल्डर के नीचे क्या है, कोहनी, कोहनी के नीचे क्या है, कोहनी के नीचे है हथेली, हथेली के नीचे क्या है, सॉरी कंधा, कोहनी, कोहनी के नीचे है कलाई, कलाई, ये है कलाई। और कलाई के नीचे क्या है, हथेली, हथेली के नीचे उंगली, उंगली के नीचे नेल्स। तो एक तो लॉजिकल ऑर्डर ये है, दूसरा लॉजिकल ऑर्डर ये भी है। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन एग्जाम में गिवन होगा, इन दोनों में से जो भी एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन एग्जाम में गिवन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। दोनों ही ऑप्शन गिवन हो सकते हैं। ठीक है, जी थैंक्स सर, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग इज रियली अप्रिशिएबल। यस, क्योंकि टीचिंग इज माय हॉबी।
मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं ऐसा पढ़ाता हूँ। ये जॉब तो देखो है ही, बट ये जॉब मैंने इसलिए प्रीफर किया क्योंकि आई लव टीचिंग। मैंने शायद बताया भी तो आपको अपने बारे में, हाँ, तो बस इसीलिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो लॉजिकल ऑर्डर ये दोनों है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मिल्क दूध, काऊ गाय, कर्ड दही, ग्रास घास, लस्सी, लस्सी को लस्सी बोलते हैं। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। कोई भी ऑर्डर एग्जाम में गिवन हो सकता है, जो भी ऑर्डर गिवन होगा वो करेक्ट होगा। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। मिल्क, काऊ, कर्ड, ग्रास, लस्सी। दूध गाय, दूध गाय, दही घास और लस्सी। इन वर्ड को लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो। वेरी गुड अनीता, वेरी गुड राजेश्वरी, गुड जॉब। हितेश वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, गुड जॉब, गुड जॉब। अंशुल, अंशुमन, गौरव, थोड़ी सी मिस्टेक है। दीपक, गुचावली वेरी गुड, उत्तम, अति उत्तम। हरीश थैंक यू बेटा। तो भाई सबसे पहले देखो, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि गाय पहले आएगी या घास पहले आएगी। बहुत सारे लोगों को ये छोटा सा डाउट है कि पहले सर गाय है या पहले घास है, मतलब पहले काऊ या ग्रास। ये छोटा सा डाउट है आप लोगों को। वैसे ये जो डाउट है ना, ये आपको एग्जाम में ऑप्शन से ही एलिमिनेशन हो जाएगा। बट फिर भी एक बात बताओ, पहले आएगी घास, पहले घास को ही तो लाओगे। घास को किसको दोगे? गाय को, और गाय फिर दूध देगी और दूध से बनेगा दही, और दही की बनाओगे लस्सी, और लस्सी को पी जाना। भाई पहले तो घास ही लाओगे, है ना? यस, पहले ग्रास, ग्रास दोगे काऊ को, काऊ देगी मिल्क, मिल्क से बनेगा कर्ड, और कर्ड की बनेगी लस्सी। अब ये मत पूछना सर लस्सी में चीनी तो डाली नहीं, नमकीन है या मीठी है? हाँ, लस्सी में चीनी तो सर आई नहीं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुक पकाना, वेजिटेबल सब्जी, मार्केट बाजार, वॉश धोना, लंच। सर गाय घास खाके भी तो दूध देती है। अरे तो गाय घास खाके ही दूध देती है, मैंने कब कहा गाय घास खाके दूध नहीं देती? घास तो गाय को घास घास जो है वो गाय के लिए लाई जाएगी। सबसे पहले आप बेटा, आपके घर में गाय है तो मतलब गाय तो ऑलरेडी है, सबसे पहले घास लाओगे ना, घास लाके गाय को खिलाओगे, घास लाकर गाय को खिलाओगे। तो पहले घास लाओगे फिर गाय को खिलाओगे, ये थोड़ी कि पहले गाय खरीद के लाओगे फिर घास खिलाओगे उसको, हैं? पहले घास खरीद कर लाएंगे, उसको गाय को खिलाएंगे। हाँ जी, पहले हम बाजार जाएंगे, पहले हम बाजार जाएंगे,
बाजार से सब्जी खरीदेंगे, सब्जी घर लाके धोएंगे, सब्जी घर लाके धोएंगे, धोकर उसको पकाएंगे, पका के उसको खाएंगे, है ना, पका के उसको खाएंगे। तो पहले हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से हम सब्जी खरीदेंगे, सब्जी हम घर लाके धोएंगे, धोकर हम पकाएंगे, पकाकर हम खाएंगे, पकाकर हम खाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं जिन वर्ड्स को हमें लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट करनी होती है। इन वर्ड्स को लॉजिकल ऑर्डर में हमें रीअरेंज करना होता है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई फाइनली ये चैप्टर हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, इंटरेस्टिंग ही पढ़ाएंगे, अच्छा सा ही पढ़ाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ बढ़िया सा ही टॉपिक शुरू करेंगे। और अगर सोच रहे हैं अगर डायरेक्शन टॉपिक आप लोगों का नहीं हुआ तो पहले डायरेक्शन ही शुरू कर दें। अभी लेट मी चेक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। लेकिन कोई भी मुझे प्लीज सजेशन नहीं दे कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। डायरेक्शन चैप्टर हो चुका है आप लोगों का, डायरेक्शन तो हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर भी हो गया। चलिए, तो कल हम पढ़ाते हैं डाइस चैप्टर, डाइस पढ़ाते हैं आप लोगों को, है ना। डाइस चैप्टर कल हम पढ़ेंगे, पासा, कल आप पासे से खेलना। ठीक, चलिए तो मिलते हैं भाई आपसे अब कल की क्लास में, और आज की सेवा हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है सर, डाउट क्लास कब होगी? अच्छा, डाउट क्लास एक काम करते हैं, कल की क्लास डाउट क्लास ही रख लें क्या? चलो कल एक काम करते हैं, कल डाउट क्लास ही रख लेते हैं। चलो तो भाई कल की क्लास आपकी डाउट क्लास होगी। कल कुछ नहीं पढ़ाएंगे, कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा, कल की क्लास आपकी डाउट क्लास होगी। ठीक है, और डाउट क्लास में याद रखना मैं मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा, मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा। तो इसीलिए आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या भेजोगे? अपनी प्रॉब्लम भेजोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम भेजोगे। और जो क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर कराऊंगा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप आंसर दोगे तो फिर बहुत सारे कमेंट्स नीचे चले जाएंगे, है ना। तो मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन करने में स्क्रीन भी हैंग हो जाएगी। इसीलिए कल की क्लास डाउट क्लास है और मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, और जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं वो सब एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, सबके कमेंट्स नीचे से मैं लेता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो कल आपकी डाउट क्लास है, कल की क्लास डाउट क्लास होगी। नहीं, लास्ट में डाउट क्लास नहीं हो सकती विशाल, लास्ट के चक्कर में पता है क्या होता है, सिलेबस पूरा खत्म हो जाता है और कभी डाउट क्लास हो ही नहीं पाती। तो अगर लास्ट पे हम छोड़ देंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर तो सिलेबस खत्म करके टाटा बाय बाय हो जाएगी, फिर कोई डाउट क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। कैमरा भी ऑन कर देना। अरे कैमरा तो ऑन ही है, तुम लोग दिखाई देते हो मुझे बैठे हुए, बेटा क्या कर रहे हो तुम? हमारी टेक्नोलॉजी ऐप में सबकी फोटो यहाँ आती है, कौन कैसे पढ़ रहा है, लेट कर, बैठ कर, सोकर, उठकर। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। अरे टेंशन मत लो, डरने की जरूरत नहीं है, किसी की वीडियो नहीं आती, किसी की कोई पिक्चर नहीं आती है, हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है जी। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर 20 डाउट भी सॉल्व हो गए बेटा तो 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, और वो 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और हमेशा याद रखना, किसी एक भी स्टूडेंट का डाउट होता है मतलब वो सबका डाउट होता है। और बेटा वो डाउट नहीं पूछोगे जो आप ऑलरेडी ग्रुप में डिस्कस कर चुके हो, मुझसे वही डाउट पूछोगे जिनका डिस्कशन ग्रुप में हुआ बट वो ग्रुप में सॉल्व नहीं हो पाए। अच्छा, जो आप ऑलरेडी ग्रुप में सॉल्व कर चुके हो वो क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन पूछना जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं ग्रुप में, डाउट ग्रुप में, ठीक है। 2 दूनी 4 मत पूछने बैठ जाना, ठीक। हाँ जी, और एक बात और बता दूं,
जो डाउट्स होंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। सोचो आपने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, 500 में से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, 498 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 498 क्वेश्चन। अब जो 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ वही क्वेश्चन आ गए पेपर में, तो सोचो आपकी जो 498 क्वेश्चन की मेहनत थी उस पर पानी फिर गया, जीरो हो गई ना मेहनत। इसीलिए डाउट बहुत जरूरी होते हैं, बट जेन्युइन डाउट्स, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल।